हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ एनटीए नेट के पेपर 2 के यानी कि कॉमर्स के बारे में बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत ही छोटे पॉइंट हैं, बेसिक पॉइंट है जो कि आपको पता होने चाहिए। आपके एग्जाम में ये बहुत पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आपको पसंद आती है वीडियो तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के शेयर कीजिए और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। देखिए यहाँ पर फर्स्ट है क्वाड्रन। आपने जब लॉ पढ़ा होगा उसमें आपने क्वाड्रन वर्ड पढ़ा होगा। तो क्वाड्रन जो है ये बहुत पूछा जाता है कि किस सेक्शन के अंदर डिफाइन किया गया है। तो क्वाड्रन जो है वो हमारा डिफाइन किया गया है सेक्शन 15 के अंदर। क्वाड्रन का मतलब होता है आप किसी से फोर्सफुली काम करवाएं या किसी को दबाव में आप काम करवाएं, उसको डराएं धमकाएं, तब आप कोई भी लॉ उसके संग साइन करवाएं या कोई काम करवाएं उससे, वो होता है क्वाड्रन। ये हमारा सेक्शन 15 के अंदर डिफाइन किया गया है। ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट मिस्टेक। ये भी आपसे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो मिस्टेक हमारा सेक्शन 16 के अंदर डिफाइन किया गया है। मिस्टेक का मतलब होता है आपने अनइंटेंशनली कोई काम किया है। ठीक है, मतलब वहां पे आपकी इंटेंशन नहीं थी उसको गलत करने की, बस अनइंटेंशनली वो आपसे हो गया है, वो होता है मिस्टेक। तो ये सेक्शन 16 के अंदर डिफाइन किया गया है। अगेन ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे सेक्शंस मैंने जो बताए हैं उनको प्लीज नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। नेक्स्ट है मिस्टेक ऑफ लॉ। अब ये मिस्टेक भी दो पार्ट में डिवाइड थी हमारी, एक है मिस्टेक ऑफ लॉ, एक है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। तो अगर हम मिस्टेक ऑफ लॉ की बात करें पर्टिकुलर, तो ये सेक्शन 21 के अंदर इसको डिफाइन किया गया है। और मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात करें तो सेक्शन 20 एंड 22 के अंदर डिफाइन किया गया है। ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन 2H में हमारा क्या डिफाइन किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। कोई भी एग्रीमेंट जो कि लॉ के द्वारा इन्फोर्सिबल है उसको हम कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं। यानी कि कोई भी आपने एग्रीमेंट किया और इन्फोर्सिबल है यानी कि वो लॉ के थ्रू हुआ है पूरा, तो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। और वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा किसके अंदर डिफाइन किया गया है, वो डिफाइन किया गया है हमारा सेक्शन 2 सबसेक्शन H के अंदर। ठीक है। फिर आता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीजों को इंक्लूड किया जाता है, तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया। तो ये इस तरह भी आपसे पूछा जा सकता है कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीजें होती हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट में होता है हमारा एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबल बाय लॉ, यानी कि एग्रीमेंट के साथ साथ लॉ की भी परमिशन, यानी लॉ के साथ वो काम किया होना चाहिए। पूरी लॉ की जो भी रूल्स और रेगुलेशंस है उसको मानते हुए वो सारी चीजें होनी चाहिए, प्रोसीजर होना चाहिए, तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। फिर आता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट की बात करें तो इसमें दो चीजों को इंक्लूड किया जाता है, एक ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। यानी कि एग्रीमेंट कोई भी तब बनेगा जब ऑफर के साथ साथ एक्सेप्टेंस भी होगी। आपने किसी को ऑफर दिया लेकिन उसने उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया, तब वो एग्रीमेंट हमारा नहीं कहलाएगा। लेकिन हाँ, अगर दूसरी पार्टी से उसकी एक्सेप्टेंस हो जाती है, वो रेडी हो जाता है आपके ऑफर को मानने के लिए, तो वो हमारा एग्रीमेंट कहलाता है। ठीक है। और जब एग्रीमेंट हमारा इन्फोर्सिबल बाय लॉ हो जाता है, यानी कि उसमें इन्फोर्सिबल बाय लॉ इंक्लूड कर देते हैं, तब वो हमारा कन्वर्ट किस में हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है। अब हम बात करें प्रॉमिस की, तो प्रॉमिस को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन B के अंदर। अब देखिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो ये अच्छे से पढ़ लीजिए। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज क्या होता है, सबसे पहले तो ये याद रखिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज में दो पार्टी होती हैं, एक होती है प्लेजर, एक होता है प्लेजी। प्लेजर को पॉनर एंड प्लेजी को पॉनी भी बोलते हैं। अब दो पार्टी हो गई। अब इसके कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि डिलीवरी ऑफ गुड्स होता है, यानी कि यहाँ पर कोई भी पर्सन अगर प्लेज पर अपना कोई भी माल दे रहा है तो उसकी डिलीवरी होगी। पोजेशन ऑफ गुड्स जो होगा वो किसके पास होगा, पोजेशन ऑफ गुड्स भी जिसको आपने माल दिया है यूज करने के लिए कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, प्लेज के लिए, तो वो पोजेशन उसके पास चला जाएगा, लेकिन ओनरशिप उसके पास नहीं जाएगी। ये क्या लिखा हुआ है, ओनरशिप रिमेन्स विद द ओरिजिनल ओनर। जो उसका रियल ओनर है उसके पास ओनरशिप रहेगी, पोजेशन चला जाता है, डिलीवरी चली जाती है दूसरे पर। ठीक है। और यहाँ पर ये भी बात की गई है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज में हम गुड्स की बात करते हैं, तो गुड्स जो भी प्लेज होंगे वो सारे मूवेबल होने चाहिए, यानी कि इमूवेबल गुड्स को प्लेज नहीं किया जाएगा। जैसे कि बिजनेस कोई मशीनरी हो गई, वो हमारी प्लेज में यूज की जा सकती है क्योंकि वो मूवेबल है। ठीक है। यहाँ पर हम बिल्डिंग की बात नहीं कर सकते क्योंकि बिल्डिंग जो है वो प्लेज पर नहीं दे सकते क्योंकि वो मूवेबल नहीं है। नेक्स्ट है रिटर्न ऑफ गुड्स आफ्टर पेमेंट। अब यहाँ पर क्या होता है, अगर पूरा पेमेंट हो जाता है, जो भी इंस्टॉलमेंट है या जो भी अमाउंट है उसका पूरा पेमेंट हो जाता है, तो रिटर्न जो है जो रियल ओनर के पास उसको रिटर्न कर दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आइए वारंट। वारंट क्या होता है,
आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में बहुत पूछते हैं। तो ये कॉल ऑप्शन की तरह होता है। वारंट में एक राइट होता है किसी भी शेयर कंपनी के शेयर को बाय करने का, ये एक राइट है जिसमें इश्यू किए जाते हैं एक सर्टेन प्राइस पर कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। ये शेयर्स की तरह होते हैं और एक इश्यू किए जाते हैं सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, और इसका अमाउंट भी सर्टेन होता है, उनको बोलते हैं वारंट। ठीक है, नेक्स्ट है ये थ्योरी नोट कर लीजिए, आपके एग्जाम में बहुत पूछते हैं। द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी, ये दी थी रेमंड वर्नन ने 1960 में। और सेकंड थ्योरी है नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ये दी थी मिशेल पोर्टल ने 1960 में। इसके अलावा और भी थ्योरीज हैं जो कि हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, आपको पता होगा, जैसे कि कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी हो गई हमारी। इसके अलावा हेकलर ओहलिन की थ्योरी थी एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज, ये हमने पहले भी डिस्कस की हुई है, तो उनको भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए जनरल रूल ऑफ बीओपी अकाउंटिंग। अब जनरल रूल की बात करें हम बीओपी अकाउंटिंग में, तो इसका जनरल रूल ये है कि जब भी हम किसी भी अर्निंग की बात करते हैं, यानी कि फॉरेन करेंसी, कोई भी ऐसे ट्रांजेक्शन हुआ है फॉरेन करेंसी में जिसमें हमें अर्निंग हुई है नेशन के लिए फॉरेन करेंसी, तो वो हमारी क्रेडिट का पार्ट है और ये हमारा प्लस आइटम है, यानी कि उसको हम प्लस करते हैं अपने अकाउंटिंग में। और अगर कोई भी ऐसा अमाउंट है जिसमें हमारी फॉरेन करेंसी खर्च हुई है, यानी कि कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन किया है जिसमें हमने फॉरेन करेंसी को खर्च किया है या एक्सपेंडिचर हुआ है उसका, तो वो हमारा एक नेगेटिव आइटम है और ये हमारा डेबिट साइड दिखाया जाता है। समझ गए आप? यानी कि कोई भी करेंसी जो हमारे पास आएगी ट्रांजेक्शन करते हुए, यानी कि हमने उसको अर्न किया है, तो वो हमारा क्रेडिट आइटम है और वो हमारा प्लस होता है। और अगर कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन हुआ है जिसमें हमारी फॉरेन करेंसी खर्च हुई है, स्पेंड किया हमने, तो वो हमारा डेबिट आइटम है और ये हमारा नेगेटिव शो किया जाता है, नेगेटिव आइटम में दिखाया जाता है। ठीक है, अब आप ये और समझ लीजिए कि बीओपी जो है उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स है, क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में ये बहुत पूछे जाते हैं कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी। तो सबसे पहले आता है करंट अकाउंट, फिर आता है हमारा कैपिटल अकाउंट, आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी इसका पार्ट है, एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट्स एलोकेशंस बीओपी का पार्ट है, एरर्स एंड ओमिशंस भी इसमें आता है, एंड रिजर्व्स एंड मॉनेटरी गोल्ड भी हमारा बीओपी के अंदर आता है। यानी कि अगर हम बीओपी की बात करेंगे तो कोई भी करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट का कोई भी ट्रांजेक्शन होगा वो हम बीओपी में ऐड करेंगे। आईएमएफ से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन्स होगा, एरर्स एंड ओमिशंस होंगे, या कोई भी एसडीआर का ट्रांजेक्शन होगा, तो वो सब हम बीओपी के अंदर शो करेंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और आता है आपके एग्जाम में कि जो करंट अकाउंट होता है उस करंट अकाउंट में कौन कौन से आइटम्स शो किए जाते हैं। तो याद रखिए करंट अकाउंट जो होता है उसमें हम दो तरह के आइटम्स को शो करते हैं, एक होता है हमारा विजिबल आइटम, एक होता है हमारा इनविजिबल आइटम्स। आप नाम से ही समझ रहे हैं, विजिबल आइटम्स वो जो कि विजन होता है उनका, हम उसको देख सकते हैं, इनविजिबल जो कि हम नहीं देख सकते। जैसे कि विजिबल में आता है हमारा गुड्स। अब गुड्स जो होता है वो हमारे डेफिसिट में जाता है, डेफिसिट में, क्योंकि इसमें हमने कुछ इसमें स्पेंड भी किया होगा, कुछ लगाया होगा, तब यहाँ पर हमारा हमेशा ये डेफिसिट में रहता है। और इनविजिबल की बात करें तो इसमें तीन चीजें आती हैं, जैसे सर्विस जो कि विजिबल नहीं है, इनकम्स अगेन विजिबल नहीं है, एंड ट्रांसफर्स ये विजिबल नहीं है। तो इनविजिबल में आते हैं सर्विस, इनकम्स, ट्रांसफर्स। सर्विस हमेशा हमारी सरप्लस में रहती है क्योंकि इसमें पहले से कोई भी खर्चा हमारा नहीं होता है, एक्सपेंडिचर नहीं होता है। इनकम्स की बात करें तो देखिए यहाँ पर इनकम्स में हमारे आते हैं प्रॉफिट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, जो कि हमारा अगेन डेफिसिट का पार्ट बनता है। और ट्रांसफर की बात करें तो इसमें आता है रेमिटेंस, डोनेशंस और गिफ्ट्स, यानी कि जितने भी अब्रॉड से या अदर कंट्रीज से हमें रेमिटेंस मिली है, डोनेशन मिली है, गिफ्ट्स मिले हैं, ये हमारा सरप्लस पार्ट होता है। डेफिसिट हमारा ये क्यों है, क्योंकि देखिए हमने डिविडेंड दिया, खर्चा हुआ हमारा, इंटरेस्ट दिया, प्रॉफिट हमारा अगेन डिस्ट्रीब्यूटेबल है, तो ये सब हमारा डेफिसिट का पार्ट बन जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है CAC। याद रखिएगा ये एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो CAC का मतलब होता है कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, यानी कि इसके अंदर हमें फ्रीडम मिलती है कि हम कोई भी लोकल फाइनेंशियल असेट्स जो है उसको हम फॉरेन फाइनेंशियल असेट्स में कन्वर्ट कर पाएं, और वाइस वर्सा भी हो सकता है, यानी कि फॉरेन फाइनेंशियल असेट्स को हम लोकल में कन्वर्ट करें या लोकल फाइनेंशियल असेट्स को फॉरेन फाइनेंशियल असेट्स में कन्वर्ट करें। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। और ये कन्वर्जन कैसे होगा, एट मार्केट डिटरमाइंड रेट ऑफ एक्सचेंज, यानी कि मार्केट में जो भी उस समय डिटरमाइन होगी रेट ऑफ इंटरेस्ट, उस पर हम कन्वर्ट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। ठीक है,
यहाँ तक आपको क्लियर होगी चीजें। अब देखिए नेक्स्ट इसको और समझ लीजिए सार्क को। इसमें 3 चीजें हैं जो एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं। फर्स्ट इसका पूछी जाती है फुल फॉर्म, तो साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। अगर इसके स्टैब्लिशमेंट की बात करें तो ये 1985 में स्टैब्लिश हुआ था, और इसके मेंबर कंट्रीज की बात करें तो टोटल इसकी 8 मेंबर कंट्रीज हैं। अब वो कौन कौन सी हैं ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि एक बार 2019 में इसमें पूछा जा चुका है। ऑप्शंस में था कनाडा, तो वहाँ पे कनाडा पे टिक करना था क्योंकि इसका मेंबर कंट्री कनाडा नहीं है। अब आप ये 8 कौन कौन सी हैं उनको याद कर लीजिए। इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान और अफगानिस्तान, ये सार्क की 8 मेंबर कंट्रीज हैं। इन 8 को आपको याद होगा, तो इसके 8 के अलावा कोई और नाम दिया होगा तो आप इजीली बता सकते हैं कि ये इसकी मेंबर कंट्री नहीं है। ठीक है, तो ये 8 को आपको याद करना है। कौन कौन सी हैं? इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान एंड अफगानिस्तान, ये इसकी 8 मेंबर कंट्रीज हैं। इसको अच्छे से याद करिएगा। इसके अलावा आपको कुछ और चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए, मैं अभी यहाँ पर बता देती हूँ, और अगर आपको उसको अलग से और समझना है अच्छे से तो आप बता दीजिएगा। जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम, इसको याद रखिए। एग्रीकल्चर इनकम जो है वो हमारी डिफाइन की गई है सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में। हमेशा याद रखना, ये एग्रीकल्चर इनकम का सेक्शन बहुत पूछा जाता है। फिर एक और चीज याद रखिए, जो भी हमारे बैंक ओवरड्राफ्ट जो होता है ये हमारा कहाँ प्रोवाइड किया जाता है? ये हमारा करंट अकाउंट में प्रोवाइड किया जाता है। करंट असेट्स जो होती हैं उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं? तो करंट असेट्स में जो चीजें एक्टिविटी होंगी या ट्रांजेक्शन्स होंगे वो हमेशा हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, आपके एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं। एक और है जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, वो है कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन 2 जरूर बनते हैं कि जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसमें जो बैलेंस शीट है वो हमारे किस पार्ट में दिखाई जाती है। तो याद रखिए, अगर हम कंपनीज एक्ट 2013 की बात करें तो उसमें जो बैलेंस शीट है वो हमारी पार्ट 2 में दिखाई जाती है, और वहीं अगर बात करें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तो हमारा वो पार्ट 3 में दिखाई जाती है। ठीक है, तो ये सब आपको पता होगा, नहीं पता है तो बता दीजिएगा, हम इसका एक बार और रिवीजन कर लेंगे। और ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज जरूर बताइएगा। इस तरह की हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा वीडियो डिस्कस करने की, और हाँ साथ ही साथ हम क्वेश्चंस भी डिस्कस कर रहे हैं, तो हम मेन फोकस करेंगे आपके इस तरह के नोट्स पर, क्योंकि इस तरह के नोट्स से आपका रिवीजन भी होगा, और अगर आपको नहीं पता है तो आप उसे नोट कर लीजिएगा। और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे सारे जितने भी हमारे प्रीवियस पेपर्स हैं वो, और जो हमें लगता है कि ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।